कि इकलौती बेटी का इंतकाल हो गया, आप नहीं जा पा रहे हैं और फिर भी आपको सुनवाई का मौका दिए बिना निकाल दिया गया। बड़ी बेटी थी, एक ही बेटी थी, 7 साल रही होगी। बहन जी ने कहा तुम मत जाओ वरना मैं चुनाव हार जाऊंगी। अगले दिन खबर आई कि वो मर गई। मैंने बहन जी से रोते रोते कहा कि मैं बेटियों को बहुत प्यार करता हूँ, एक ही बेटी थी, मुझे बहुत तकलीफ है, अपने भाइयों से कह दो कि दफना दें। स्टेट गेस्ट हाउस कांड जिसकी आप बात करें, इसको लेकर के सब लोग अलग अलग कहानियां क्लेम करते हैं। वो जो ब्लेम माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर लगाया जाता है वो गलत है। कपड़े फाड़ने वाला कपड़ा तो किसी ने नहीं फाड़ा, हर चीज का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। बहन जी कह देंगे मैं मान लूंगा, मैं अपनी बात वापस ले लूँ। मायावती के प्रति अब भी सॉफ्ट कॉर्नर है आप। तेल का डिब्बा होता है, जिसको बाहर करना होता है उसको 2-3 बार आगे पीछे करके आउट। चढ़ जा बेटा सूली पे, तेरा भला करे भगवान। परेशानी कहाँ शुरू हुई कांग्रेस में, जब आपकी राहुल गांधी से सीधी बात हो गई थी? अब वो बहुत सी चीजें नहीं बताई जाती हैं। कांग्रेस में बहुत सारे लोग जो छोड़ के जाते हैं, कहते हैं काम करने नहीं दिया गया। आगे नहीं बोलूंगा। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता, मुस्लिम चेहरा भी हैं। मुस्लिम हूँ वो अलग बात है, मुस्लिम चेहरा नहीं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माद ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता सोचो, आप भी भाजपा में 2-3 नागरिक हैं, आपकी उतनी ठुकाई हो रही है जितनी हमारी हो रही है। 1983-84 का साल रहा होगा। कांशीराम बामसेफ बनाने के बाद एक नई राजनीतिक ताकत के तौर पर बहुजन समाज पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस पार्टी को बनाने में हजारों लोगों ने कंधा लगाया। उनमें से एक कंधा ऐसा भी था जो उनके साथ उस संघर्ष में रात को रोटी पानी के साथ बोर कर खा रहा था। उस शख्स ने कांशीराम से भी कहा कि मान्यवर आपके लिए कुछ और ला दूं? उन्होंने कहा तुम नहीं ला सकते हो, तबीयत खराब थी। इन्होंने कहा दवाई ला दूं? कहा नहीं ला सकते हो, मुझे कुछ और चाहिए। पूछा क्या चाहिए? कहा अपने लोगों की बराबरी चाहिए, अपने लोगों का हक चाहिए, अपने लोगों का अधिकार चाहिए, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूं, क्या ला सकते हो? तब उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बात आई गई हो गई, बहुजन समाज पार्टी भी बन गई। और जब बहुजन समाज पार्टी बन गई और फुल फ्लेज सत्ता में आई, तो वो शख्स जो उस वक्त रोटी पानी के साथ बोर के खा रहा था, वो इतना कद्दावर हो गया कि उसे मुख्यमंत्री के बरक्स देखा जाने लगा। 10 से ज्यादा विभाग उस शख्स के पास अकेले आ गए, लेकिन वो फिर भी खुद को कार्यकर्ता कहता रहा। और उसकी पराकाष्ठा ये थी कि जब उसके नेता की रैली होने वाली थी और उसे ये पता चला कि उसकी बेटी की मौत हो गई है, तो वो अपनी बेटी के नमाज़े जनाजा में भी शामिल नहीं हो सका। उसने रैली करवाई और तब अपने घर गया। वक्त बदला, सत्ता गई और उस नेता का एक ऑडियो वायरल हो गया। ऑडियो वायरल होने के साथ ही उसे सुनवाई का कोई मौका नहीं मिला और उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। 9 महीने तक वो शख्स इंतजार करता रहा। अब सुनवाई हुई, नहीं हुई, तो उसने नई पार्टी ज्वाइन कर ली, देश की सबसे पुरानी पार्टी। मन वहां भी नहीं लगा तो फिर से एक पार्टी ज्वाइन कर ली। और अब फिर से जब 2027 के विधानसभा चुनाव हैं, तो वो शख्स फिर से अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में जी जान से जुटा हुआ है और फिर से कोशिश कर रहा है कि वो अपने लोगों को हक, न्याय, समानता का अधिकार दिला सके। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार नसीमुद्दीन सिद्दीकी की, जो आज हमारे 6 टीवी भारत के खास मेहमान हैं। शुक्रिया नसीमुद्दीन जी वक्त देने के लिए। कहाँ से शुरू करें? ये तो मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ। पूरा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से बयां करे। आपकी जो पूरी राजनीति की शुरुआत रही है वो कांशीराम के साथ रही है जी, और अब जो आपकी राजनीति चल रही है वो अखिलेश यादव के साथ चल रही है। तकरीबन 35 साल, 35 ही क्यों, 45 साल का ये फासला है। बहुत कुछ बीता है इन दिनों। जी 1983 से जब बीएसपी नहीं बनी थी
तो हम लोग DS4 में शामिल हुए थे। कांशीराम साहब से उस टाइम पे नहीं मिले थे, लेकिन उनके विचार सुनते रहते थे। कांशीराम साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 1990 में। एक छतरपुर ज़िला है MP में, वहाँ कार्यक्रम था और वहाँ उनके प्रोग्राम में मैं भी गया था, क्योंकि हमारे बांदा ज़िला से लगा हुआ है। तो वहाँ पथराव हो गया था उनके कार्यक्रम में, तो मैं बांस लेकर के दौड़ पड़ा था। तो उसी समय कांशीराम साहब ने स्टेज पे खड़े थे, उन्होंने बुलाया और वो प्रभावित हुए और उन्होंने कहा भाई दिल्ली आना। दिल्ली नहीं गए तो कांशीराम साहब से मुलाकात काफ़ी बाद में हुई। अच्छा। लेकिन मैं मिशन में काम पहले से कर रहा था। साइकिल रैली में जाना, कहीं कांशीराम साहब का कोई कैडर है तो उसमें जाकर बैठ के सुनना, कोई जनसभा है उसमें जाना, चाहे देश में कहीं भी हो। तो मैं उनके साथ पहले से ही था। वहीं से कांशीराम साहब से मेरी पहचान हुई और फिर 91 में मेरे बिना टिकट मांगे हुए उन्होंने टिकट दिया। ऐसी जगह से टिकट दिया कि जहां आज तक पूरे ज़िले में, क्या 2-4 ज़िलों में कोई भी मुसलमान देश की आज़ादी के बाद आज तक MLA MP मिनिस्टर नहीं बना। मैं तो प्रधान भी नहीं बना था। पहला इलेक्शन MLA का था मेरा। सामने जमुना प्रसाद बोस जो 7 बार के MLA थे और 3 बार के मिनिस्टर थे, उस समय भी मिनिस्टर थे जब इलेक्शन हो रहा था। वो MLA का चुनाव लड़ रहे थे। और बीजेपी से 91 की बात कर रहा हूँ, बीजेपी से रामचंद्र शर्मा जो MP थे वो चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने मैं बच्चा था, मेरे जीतने का सवाल ही नहीं। राम लहर थी ही उस समय अपने चरम राम पर। लहर थी और कल्याण सिंह जी की सरकार बनी थी। 6% मुस्लिम वोट था। किस सीट की बात कर रहे हैं आप? 91 सीट कौन सी थी बांदा आपकी? विधानसभा लोकल सदर। तो टिकट का भी अजीब मामला था, कैसे टिकट हुआ, क्या हुआ, वो लंबी बात हो जाएगी, उस पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो कोई जाएगा। बात नहीं, लंबा क्या। पहला टिकट वही तो होता है कि राजनीति में, जैसे आपने बताया कि आपकी मुलाकात कांशीराम से बांस लेके आप दौड़े और हो गई। टिकट मिलने की भी कोई कहानी होगी, तो मैं क्योंकि वो बहुत रिस्की दौर था कि पहले मैं उसको पूरा कर दूं जहां से छोड़ा है। तो फिर कांशीराम साहब ने कहा नहीं तुझे लड़ना है, लड़ गए। जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, हारने के लिए लड़ते रहे। 4 दिन बचे तो लगा क्या जीत रहे हैं। काउंटिंग शुरू हुई, वोट पड़ गए। मुस्लिम एरिया आया तो उसमें 30 नंबर पे पहुंच गए। जब गैर मुस्लिम यानी अपर कास्ट, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड का आया तो दूसरे पे पहुंचे और जीत गए। 1 महीने तक ये लगता रहा क्या तुम MLA बन गए क्या, ये सपना तो नहीं। क्योंकि हम मेंटल प्रिपेयर्ड दूसरी चीज के लिए थे। और इसका श्रेय मैं अपनी कांशीराम साहब को तो देता ही देता हूँ। वो महापुरुष से, उनके जैसा व्यक्ति मैंने अपनी ज़िंदगी में, समाज सेवक, नेता, कुछ भी कहूँ, मैंने नहीं देखा। इसका श्रेय मैं अपनी माता जी को देता हूँ। अच्छा। कांशीराम साहब को तो है ही। ईश्वर से, भगवान से, खुदा से मांगने के नियत से मैं अपनी माँ को देता हूँ। वैसे कांशीराम साहब हैं। मेरी माँ को, मैं डिफेंस में था, पॉलिटिक्स में होने का सवाल ही नहीं। मेरठ में था, मेरी माँ बीमार हो गई, छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं मिली। स्पोर्ट कोटे में नौकरी करता था। आप वॉलीबॉल के खिलाड़ी हुआ करते थे? हाँ जी, तो मैं नेशनल प्लेयर था। तो खैर छुट्टी नहीं मिली तो मैंने अपने ऑफिसर से कहा मेरी माँ बीमार है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। बोले नहीं मिलेगी। कैसे करें, कोई रास्ता बताइए। बोले रिज़ाइन दे दो। अब मुझे रिज़ाइन के लिए बात कहा तो 2 लाइन हमने लिखा, उसको उनको दे दी। हम कहिए लीजिए। हम लेकर के अपने घर आ गए। हमारी माँ को फालिज का अटैक हुआ था, वो कोमा में थी और वो कई महीने कोमा में रही। फिर उनको जब होश आया तो
कई साल तक वो जिंदा रही। मेरी ये कोशिश थी कि मैं उनको छोड़ के ना जाऊं। हम 8 भाई थे, 5 भाई, 1 बहन मुझसे बड़े हैं, फिर मैं हूँ, 2 भाई छोटे हैं। अच्छा, यानी पॉलिटिकल का कोई सोच भी नहीं था कि पॉलिटिक्स में जाएंगे, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं कोई था मतलब नहीं था। माता जी पड़े पड़े कई साल तक, 10 साल तक दुआ देती रही एक बिस्तर में, उठ बैठ नहीं पाती थी, बाथरूम भी ले जाना पड़ता था कि या खुदा मैंने कोई अगर नेकी की है तो उसका सिला मुझे ना मिले, मेरे इस बेटे को मिल जाए। मैं चुपचाप से आता था, कहता था क्या कह रही हैं अम्मा, मुझे गाली दे रही हो, वो रोने लगती थी। बहरहाल मैंने जो माँ का नाम लिया है इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे गया बिल्कुल बिल्कुल। कि वो बराबर, और ये कहते कहते वो स्वर्ग सिधार गई। तो मैं उनका हाथ भी मानता हूँ। कांची राम साहब ने बेशक शुरुआत की, कांची राम साहब ने जिद करके, टिकट मैंने मांगा ही नहीं था, टिकट किसी और का हुआ था, डॉक्टर खलील साहब का। जब ये हुआ कि भाई वो लंबा वाला लड़का है, हाँ लंबा वाला लड़का है, वो जो छतरपुर गया था, जो बांस लेके दौड़ा था उनके उपद्रवियों के ऊपर, उस समय दीवान रघुनाथ सिंह लोधी मंडल अध्यक्ष थे, चित्रकूट मंडल था नहीं, झांसी मंडल था। बोल गए जी हाँ। अब वो डॉक्टर खलील साहब मुझसे भी थोड़े लंबे थे, अच्छा, मुझसे 8-10 साल बड़े थे, अभी हैं, बड़े थे कि बड़े हैं। वो कई पार्टियों से चुनाव लड़ चुके थे, वो बीएसपी में उस समय थे। अब टिकट उनका हो गया, डॉक्टर खलील साहब। प्रदेश अध्यक्ष थे राज बहादुर साहब। अच्छा, तो दिल्ली में मैं भी चला गया था, सब लोग कहने लगे चलो भाई। तो अक्सर 4 व्हीलर किसी के पास नहीं होता था, हमारे पास 2 4 व्हीलर थे, लेके कहीं प्रोग्राम में चले गए, कहीं चले गए। वहाँ जिले में किसी के पास 4 व्हीलर नहीं था हमारी पार्टी में। साइकिलों पे चलते थे 150 लोग, हम लोग भी भूखे प्यासे लैया चना गुड़ लेकर के। खैर तो टिकट हो गया उनका। तो राज बहादुर जी निकले बाहर, कहने लगे, मुझसे मिले, कहा डॉक्टर साहब बधाई हो, आपका टिकट हो गया नरैनी से। मैंने कहा आपको गलत फहमी है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और मैंने तो टिकट ही नहीं मांगा था। 200 रुपए के फार्म भरे गए थे, मैंने फार्म ही नहीं भरा। बोले कि छतरपुर में जब पथराव हुआ था तो आप थे कि डॉक्टर खलील थे? मैं कहा वहाँ तो मैं था। कहा तो कुछ गलत हो गया। वो सीधे अंदर गए, कांशीराम साहब से कहा। कांशीराम साहब ने पूरी कमिश्नरी को बुला लिया और डॉक्टर दीवान सिंह रघुनाथ सिंह लोधी से बोले कि हाँ भाई, आपने मुझे गुमराह करने का ठेका ले लिया है। कहा सर क्या हुआ? कहा मैंने वो कहा था वो लंबा वाला लड़का है तो सब लंबे वाली है। डॉक्टर खलील भी वहाँ खड़े थे। मैंने ये कहा था जो पथराव हुआ था तो बांस लेके दौड़ा था, जो झंडे गड़े थे डी में, उसमें बांस लगे थे, बांस पे झंडे गड़े थे, वो उखाड़ के दौड़ा था, तो ये दौड़े थे। बोले कि मुझसे बोले 20,000 रुपये खर्च कर लोगे चुनाव में। दद्दू प्रसाद जी बोले साहब रे ये तो लाखों खर्च कर लेंगे, इनके पास 4 व्हीलर नहीं इस्तेमाल करते। हमने कहा कि अब मैं ठीक है आप लड़ जाइए। हमने कहा मैंने अभी घर से वालों से किसी से बात ही नहीं हुई। मेरे बड़े भाई ने, मेरे पिताजी हैं, माता जी स्वर्गवास हो गया था, पिताजी हैं, किसी का मैं कह रहा हूँ जाओ तुम जीत जाओगे, नरैनी से लड़ जाओ। अब मेरा गांव तो नरैनी में पड़ता था, लेकिन मैंने सोचा कि यार बांदा में एक बड़े नेता का टिकट हुआ जो कट नहीं सकता। तो मैंने कहा साहब मैं नरैनी में पैदा, विधानसभा में आता है मेरा गांव, लेकिन मैं रहता तो बांदा में हूँ। बांदा में अमृतलाल पटेल बहुत बड़े नेता थे, मैं तो बांदा, मुझे वो सूट ही नहीं करती नरैनी में। हाँ खेती बाड़ी है, सब कुछ है, रिश्तेदारियाँ हैं, वो सब सही है, लेकिन बांदा से किसका हुआ? बोले अमृतलाल पटेल का। अमृतलाल पटेल जी कौन है? कहाँ गए? आगे लो। नरैनी में कितना कुर्मी है? तो बांदा नरैनी बराबर होगा, तो नरैनी जाके लड़ सकते हो तो लड़ जाओ, वरना मैं तुम्हारा टिकट काट रहा हूँ। ये कांशीराम ने आपके लिए कहा? हाँ। अब वो जब काट रहा हूँ तो अब आप बच के कहाँ जाओगे? हम घर गए तो हमारे एक भाई नाराज हो गए कि कोई मुसलमान यहाँ जीतता भी है, कितना मुसलमान है, क्या करोगे आप, लेकर के आ गए और ये करोगे, मुझसे मतलब नहीं, भाड़ में जाओ। अब हम 8 भाई थे, कुछ ना कुछ तो होता ही। बाकी पिताजी, दूसरे बड़े भाई,
सबसे बड़े भाई थे हमारे, वो सर्विस करते थे, ऑफिसर थे। वो कहने लगे नहीं हम लड़ाएंगे। अब बस लड़ने लग गए। बाकी मैंने आपको बताया कि कैसे जीते। इसके बाद जो है अपना जी जान से लग गए। हम एक रैली हो रही थी कोलकाता में, उस समय कलकत्ता था। तो जिस होटल में कांशीराम साहब बहन जी रुकी थी, बहन जी को तो मैं जानता था पहले से कि वो एमपी रह चुकी है, 89 में एमपी जीती है, दूर से जानता था। और बहन जी जय भीम करके हट जाते थे, बहन जी से कोई नज़दीकी या वैसा नहीं था। वो कांशीराम साहब उसी होटल में रुके थे, बुलाया कि बुला के लाओ उसको। गए, बहन जी बैठी थी, मैं वो कांशीराम साहब बैठे थे। बोले तेरे बहुत दिमाग खराब है। मैं मुस्कुराने लगा। कहा तू हंस रहा है, जवाब नहीं दे रहा है? तो हमने कहा जवाब देंगे आप नाराज हो जाएंगे। क्या नाराज हो जाऊँ, क्या कर लूँगा तेरा? तो हमने कहा आप ही ने दिमाग खराब किया है। कहा मैं कुछ और कह रहा हूँ, देखो इसको, देखो क्या बोल रहा है। तू करेला और नीम चढ़ा है। हमारे समझ में नहीं आया कुछ। पार्टी के दोनों बड़े नेता सामने बैठे है? पार्टी के दोनों नेता सामने बैठे, बगल में बहन जी कमरा था, उन्होंने उनको भी बुला लिया। कोई मतलब था इसलिए बुलाया था। अब वो एक लाइन खींची कि ये 100 मीटर की रेस हो रही है, 10 लोग इसमें दौड़ रहे हैं, और इसमें अगर तू फर्स्ट आएगा तो तू फर्स्ट नहीं आएगा, तेरा नंबर आखिरी में लगेगा, क्योंकि तू करेला और नीम चढ़ा है। दूसरी लाइन खींची 200 मीटर की। बोले जितनी देर में ये 9 लोग 100 मीटर दौड़ेंगे उतनी देर में तू 200 मीटर दौड़ेगा, तू 8 पार आएगा। 201 मीटर अगर दौड़ता तो तेरी 1 मीटर की लीड होगी। कहा साहब हम कौन सी दौड़ ऐसी दौड़ें कि वो 100 मीटर दौड़े, हम 201 मीटर दौड़े, कहाँ से क्या? कहा नहीं तेरे अंदर है, हम तेरा टिकट काट रहे हैं। ये 93 वाले चुनाव की बात है? हाँ। हमने कहा ठीक है साहब। ये 94 की बात है। बोले हम टिकट काट रहे थे। हमने कहा ठीक है साहब। बोले पूछेगा नहीं? हमने कहा कोई पार्टी हित होगा, मेरा हित होगा, क्या मुझे पूछना? बोले नेताजी, बहन जी को नेताजी बोलते थे, अच्छा, इसको ले जाओ, पश्चिम में ये पढ़ा लिखा है, पश्चिम में इसने नौकरी की है और वहीं खेलता रहा है। पश्चिम में मुस्लिम ज़्यादा, तब उत्तराखंड भी उसी में था, अलग नहीं था। और बहन जी पश्चिम देखती थी। और तुम्हारे साथ जो लगा हुआ है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, एक नेता लगे थे मुस्लिम, बिजनौर के, एमएलए भी रहे। अब वो पता नहीं किस पार्टी में, वो कुछ नहीं है, इसको ले जाओ। और मैं कांशीराम कहता हूँ कि जो काम कोई ना कर पाए पार्टी हित में, इसको देना, ये करके लाएगा। तू मेरी बेइज्जती कराएगा, बात करते करते तू मेरी बेइज्जती कराएगा। हमने कहा साहब मैं काम करके लाऊंगा, आपने कह दिया तो आपकी बात लकीर है। घर छोड़ देगा? छोड़ देंगे। कितने बच्चे हैं? हमने कहा 3 बच्चे हैं, एक लड़की है, 2 लड़के हैं। लड़की बड़ी है। कौन देखेगा? हमने कहा हम 8 भाई हैं और छोटा साला है, वो रख दूंगा घर में। बहन जी मिलाया, बोली कि ऐसा है कि 15 दिन का टाइम है, अपने घर में जाके व्यवस्था कर लो, और कम से कम 4 महीना 6 महीने बाद जाना पड़ेगा। कोई बात। सामान लेके चले गए, बस अपने उसमें लग गए। कई साइकिल रैलियाँ निकली, कहीं कुछ निकला, कहीं कुछ निकला, उसमें लगे रहे। गांव में 2 आदमी मिल रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी, वेस्टर्न यूपी में भी। करते करते फिर 95 की सरकार बनी, जैसे बनी 60 में आ गया मैं। उसके बाद फिर अम्बेडकर नगर में बहन जी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी। तो एक बार लड़ी तो जीत गई, ये 98 में जीत गई। तो किसी एक को बना दिया था उन्होंने अपना प्रतिनिधि। तो अब उसने तमाम रोडें बनाना है तो कमीशन, ये बनाना है कमीशन, तमाम शिकायतें पहुंची। उसके बाद उन्होंने कहा कि 99 का इलेक्शन हुआ, फिर बोले तुम जाओ, और मैं अब वो वेस्टर्न छोड़ दो, मैं ईस्टर्न का बना रही हूँ, तुम हेडक्वार्टर अम्बेडकर नगर बनाओ। चले गए वहाँ, चले गए, वो करते रहे, लगे रहे। ऊपर वाले ने 62,000 वोट से जिता दिया।
जिताने के बाद सर्टिफिकेट लेकर के पहुंचे। हम तो इसमें थे कि अब अपना दूसरी जगह देखेंगे। वो लोग भी थे, सारे एमएलए थे, और वो आदमी भी था जो अब मर गया, वो जो प्रतिनिधि था, जिसके कमीशन खोरी के चर्चे। हाँ, वो आदमी था। तो रामाचल राजभर थे, लालजी वर्मा थे, धर्मराज निषाद थे, अतहर खां थे, और त्रिभुवन दत्त थे। ये सब एमएलए हैं ज़्यादातर ये लोग। लालजी वर्मा तो एमपी बन गए। तो कहने लगे कि ठीक है, अब मैं तुम्हें प्रतिनिधि बना रही हूँ और पश्चिमी की जगह पूर्वी का इंचार्ज बना रही हूँ, अपना सामान लो, वहाँ चले जाओ। कांशीराम साहब बैठे थे। ये पूरा मिलिट्री वाला ही पूरा ये तो करियर हो गया आपका कि तो जीवन ही वही था ना। हमने तो बॉर्डर में 36 घंटे गोली चलाई विदेशियों से, भूखे प्यासे। एक मर गए तो उनको लाद के लाए, 5 थे, 4 बचे। चलिए कोई नहीं, कुल मिला करके वो वहाँ भेज दिया। तो अब जो है वो आपस में उनकी प्रतिनिधि साहब की बात हुई। अब जो बताया नहीं आज तक, मैं वो बता रहा हूँ। इसको कोई ऐसा कुछ किया जाए कि इसको निकाल के बाहर किया जाए। आपको निकालने की तैयारी उसी समय हो गई थी। अब वो क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता, बहुत ओछा काम। पूरी तैयारी हो गई और ये हुआ कि परसों इसके खिलाफ ये होना है, लेकिन ऊपर वाले के घर कुछ अजीब अडमना। कल जो है रामकरण बाबू एक थे, है वहाँ फैजाबाद के, वो पवन पांडे और राकेश पांडे को लेकर के पहुंच गए दिल्ली। जब दिल्ली पहुंच गए तो बहन जी ने कहा ठीक है, इनको ज्वाइन कराते हैं। और वहीं से मुझे फ़ोन किया। तब मोबाइल नहीं था लोगों के पास, वैसे नहीं था, बड़ा बड़ा था। तो बुलाया ऑफिस में, जाके हमने बात की। बोले ये वो क्या नाम है, पवन पांडे, उनको शामिल कर रही हूँ मैं। यही वाले पवन पांडे? यही पवन पांडे, ये नहीं जो अभी हैं। पवन पांडे वो अम्बेडकर नगर वाले। अच्छा, वो वाले। वो एमएलए थे, शिवसेना से एमएलए थे। राकेश पांडे अभी भी, उनका बेटा भी एमपी था बहुजन समाज पार्टी से, वो एमएलए हैं राकेश पांडे। का ज्वाइन करा दो। जब ज्वाइन कराने की बात आ गई तो फोन पे बात कर रहे थे, और वो साहब जो प्रतिनिधि थे वो बिगड़ गए। कहने लगे इनसे हमारी दुश्मनी चलती, और ये है वो है। हमने कहा बहन जी इनको इतराज का फ़ोन दो। जब फ़ोन दिया तो बहन जी बुरी तरीके से बिगड़ गई, और मुझसे कहा इसको अभी निकालो पार्टी से फ़ोन पे। अब उनकी हालत ख़राब। अब मेरे खिलाफ कल रचना है, प्लानिंग आपको निकालने की थी? निकालने भर की नहीं थी, जेल भेजने की थी। वो शब्द मैं नहीं कर सकता, क्या तैयारी थी, कैसी थी। निकाल, जब मैं जेल चला जाऊँ अपने आप निकल जाऊँ, गंदी हरकत में जाऊँगा जेल। कैरेक्टर असैसिनेशन वो छोड़िए, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ, अब वो पैरों के नीचे बैठ गए, हमको बचा लीजिए। राजभर समाज के थे। मैंने कहा यार हम बहन जी राजभर शेड्यूल कास्ट के बल पे लड़ते हैं, मुसलमान थोड़ा बहुत मिलता है 25-30%, बाकी अगर राजभर चला गया तो हम बहन जी को नहीं जिता पाएंगे। बहन जी मारे गुस्से निकाल लो। मैं कहा जी बहन जी थोड़ा लेट हो गया, मैं कल निकाल दूँगी। अब प्रेस वाले दूसरी जगह लग गए होंगे। अगले दिन फिर फ़ोन आया, भाई प्रेस की। मैंने कहा मैं करने जा रहा हूँ, किसी को नहीं बुलाया। मैं बार बार सोचता था यार पार्टी का नुकसान हो जाएगा, एक ये नेता है उससे नुकसान हो जाएगा। खैर फिर मैं कहा बहन जी अगर आप नाराज़ हो लीजिएगा, मेरी पहले बात सुन लीजिए, हम फिर आपको जिताना मुश्किल पड़ जाएगा। उसकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे फैसले में। हमने कहा बहन जी माफ़ी मांग रहा है, ये कर कहाँ है। मैं कहा बैठे हैं, बात कराओ, बात कराओ। नसीब के कहने से करो, निकाल के बाहर करूँगी तो ये अब तमाम डाटा डूटा। इसके बाद वो प्रोग्राम जो कल वाला था वो तो कई ख़त्म हो गया, और वो बन गए भगत। इसके बाद जब मैं साल खान वहाँ पर रहा 1 साल, तो कुछ ऐसा काम किया जो कि हमारे गरीब थे, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड में ख़ास तौर पे, और दूसरों में भी, तो कि वो एक तरीके से अपना सब कुछ मानने लगे। अब उन्हीं साहब ने, प्रतिनिधि साहब ने, एक सीताराम शुक्ला थे जलालपुर के, वही जलालपुर विधानसभा है अम्बेडकर नगर, उनको टिकट का वादा कर दिया था।
और उससे पहले शेर बहादुर सिंह जो सिटिंग एमएलए थे वो आ गए थे हमारी पार्टी में, एक्सपायर हो गए वो शेर बहादुर सिंह। तो अब उनका टिकट हो गया। तो मीटिंग हो रही थी बैठे हुए पूरे, इसी बीच में मैंने कार्यालय बना दिया, ज़मीन लेकर के पूरी बिल्डिंग बना दिया, कार्यालय बना दिया, हॉल बना दिया, सब मैंने उस बीच में कर दिया। अब ये 2001 या 2001 के चुनाव के पहले उसी हाल में बैठे मीटिंग हो रही थी। तो सीताराम शुक्ला कहने लगे कि देखिए हमसे वादा किया और हमसे गाड़ी में टायर डलवाए और हमसे कमरा बनवाया, हमसे ये किया। तो हमने कहा ये आपकी कमी है ना, ये फैसला मुझे नहीं करना है, ये ऊपर से फैसला होना है, मेरे हाथ में थोड़ी। कहा है प्रभारी जी, माननीय मंत्री जी, आपका इन्होंने हिसाब कर दिया था, अभी तक मुझे नहीं मालूम था, अब 3 साल बाद मालूम हो रहा है, 2 साल बाद। मैंने कहा क्या हिसाब कर दिया था? अब दूसरे एक गुरसरम जख्मी थे, वो छिड़ुलकार थे, वो खड़े हो गए कि साहब हम लोग भी शामिल थे आपको ये करने के लिए, और इन्होंने तैयारी की थी। अब वहाँ बॉन्डर में इतने लग गया जो दिल से जो मानते हैं। बिल्कुल है। मैंने कहा चुपचाप बैठ जाइए। कहा नहीं साहब हम मारे बिना नहीं। हमने कहा मारे बिना नहीं, बैठ जाओ चुपचाप। बैठ गए। मैंने कहा एक चीज़ सुन लो कि मेरे लिए कुछ जगह है तो बैठ जाओ, अब मैं बोल रहा हूँ। बैठ गए लोग। बैठने पे फिर मैंने कहा कि देखो भाई हमारा लक्ष्य क्या है, बहन जी को यहाँ से चुनाव लड़ना है। उस समय जहांगीरगंज सीट थी, बहन जी एमपी थी, वो एमएलए का भी वहाँ से लड़ी थी 2001 में। हमने कहा देखो भाई लक्ष्य है। कहा नहीं साहब आपके खिलाफ ये। मैंने कहा क्या मैं ऐसा हूँ? मुझे बताओ मैं ऐसा हूँ? अरे साहब हम तब आप कोई देवता को। मैं कहा ये देखो देवता को मुझे मत बनाओ, मैं ऐसा हूँ कि नहीं? अरे साहब सपनों में। हमने कहा नहीं हूँ ना, इसलिए नहीं हुए। वो पवन पांडे भी है, वो भी बैठे, राकेश पांडे। कहा ये नहीं आते तो हो गया था आपका काम। पवन पांडे, राकेश पांडे उसमें उलझ गए ये। मैंने सोचा यार बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा देखो भाई अगर 1 मिनट में, जब मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ पार्टी हित में, नेता के हित में, तो 1 मिनट में अगर ये टॉपिक यही क्लोज नहीं करोगे, मैं अपना सामान बांधूंगा और चला जाऊंगा, कभी अंबेडकर नगर में शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कुछ लोग रोने वोने से लग गए। आज के बाद ये बात नहीं होगी। उस आदमी ने गलती मानी। मैंने कहा कोई गलती कुछ नहीं, पार्टी हित में लगो, छोड़ कुछ नहीं। उसने डिनाई नहीं किया कि मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बहुत लोग थे, आप गवाह ज्यादा हो गए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब आदमी गलत काम नहीं करता तो कहीं ना कहीं उसको इंसाफ मिलता है, और वो इंसाफ मुझे पार्टी के अंदर भी बाहर भी बराबर मिलता रहा। और कांशीराम साहब के साथ मैंने जो काम किए हैं मैं तो जिंदगी में भूल नहीं सकता। मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करता हूँ, मैंने उनको पढ़ा है, कांशीराम साहब को पढ़ा भी है, देखा भी है, और उनसे भी उन्होंने पढ़ाया भी है, साथ में मैं उनके साथ रहा। मैं वो तो नहीं कर सकता कि उनका 1 लाख गुना नीचे मैंने काम किया, उसी में अपने आप को धन्य मानता हूँ। और बहुजन समाज पार्टी को बनाने में हजारों लोग थे, एक तिनका मैं भी था। कांशीराम साहब के साथ एक तिनका मैं भी था। और जब वो बहुजन समाज पार्टी रूपी मकान आज कमज़ोर हो रहा है, भले ही मैं उस पार्टी में नहीं हूं, लेकिन जिस मकान को मैंने बनाने में एक तिनका के बराबर काम किया, वो मुझे भी कष्ट। नहीं हम आएंगे सर, वहाँ पे तो आएंगे, बिल्कुल वहाँ पे आएंगे। वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने अपनी पूरी जो राजनीतिक यात्रा और बहुजन समाज पार्टी में स्थापित होने की जो पूरी कहानी बताई, कैसे कांशीराम के साथ आपका संपर्क रहा, कैसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी, अंबेडकर नगर में बैठ गए, मायावती को स्थापित किया, 2007 की सरकार बनी, और फिर आप एक कद्दावर मंत्री के तौर पर सत्ता के गलियारों में दिखने लगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 या 16 विभाग आपके पास हुआ करते थे। 18 विभाग आपके पास हुआ करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर क्या हुआ बसपा में? आपके खिलाफ साजिशें लगातार होती रहीं, जैसा कि आपने पहले भी बताया। 16 में क्या हुआ? 17 में? देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि तमाम लोग
गलतफहमियां पैदा करने वाले लोग हैं। उस समय मिशन पे काम होता था, धीरे धीरे मिशन से हट करके दूसरी तरीके से काम होने लगा। ये मेरा मानना है, मेरा ये मानना है। लोगों ने तमाम कानाफूसी कर दी। बीच में ही एक बड़े लीडर आ गए, थे तो नहीं, वो मुझसे 20 साल जूनियर थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन उम्र में मुझसे 8 साल बड़े थे। अब उन्होंने क्या क्या कहा, कैसे कहा, ऐसी स्थिति आ गई कि बाहर, दूसरे शब्दों में कह दूं कि मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम। ये जो आज हालात हुए हैं ना, मैं वहीं पे समझ गया था कि पार्टी क्या हालात होंगे। तूफान, इसीलिए मैं वो शब्द कह रहा हूँ आगे। तूफान पे लिखे थे मेरे दोस्तों के नाम, किश्ती को साहिलों की तरफ मोड़ना पड़ा। किश्ती माने नाव, साहिल माने किनारा। उस समय जो मुझे किनारा दिखाई दिया, मैं वहां जाके लग गया। नहीं, वो तो मैं समझ गया कि आपको जो किनारा दिखाई दिया, एक राष्ट्रीय पार्टी दिखाई दी, कांग्रेस के तौर पर सबसे पुरानी पार्टी, वहां आप लग गए। लगाने वाले लोगों ने आपको मौका भी नहीं दिया, क्योंकि आप जैसे देखिए कि आप जैसी बात आप कर रहे हैं कि अंबेडकर नगर में जितनी साजिशें आपके खिलाफ हुई, मायावती ने जिस तरीके से आप पर भरोसा जताया और आपने कई बार मायावती को अपनी बहन माना, बहन ने भाई को मौका ही नहीं दिया कि ऑडियो वायरल हो रहा है, नसीम आके बताओ तो क्या हुआ हो जाता है बहन भाई में, लेकिन बीच में दूसरे लोग हैं। 96 में इलेक्शन हो रहा था, बिलसी से बहन जी चुनाव लड़ रही थी, बाबू सिंह कुशवाहा जी भी वहीं लगे थे, तमाम लोग लगे थे। वो इतनी टफ सीट थी कि वो जीतने लायक थी ही नहीं। वो हरोड़ा से भी लड़ रही थी, वो हरोड़ा से लड़ रही थी। हरोड़ा अब सहारनपुर देहात हो गई, और यहाँ से भी 2 जगह से लड़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वहाँ हार जाऊंगी, बदनामी होगी, आप सीधे बिलसी जाओ। अब बिलसी जो भी हमारे अंदर थोड़े बहुत अपने आप को समझता हूँ कि गुण कहूँ क्या कहूँ, वो हमने लगाया, सब कुछ किया। चुनाव के 4 दिन पहले पता चला कि बेटी बहुत बीमार है। ये 96 की बात है। पेजर में मैसेज आया, मैंने बहन जी से बताया। एक बड़ी बेटी थी, एक ही बेटी थी, 7 साल की थी। अच्छा, 7 साल की थी उस समय जी? उस समय उम्र क्या थी आपकी बेटी की? 96 में 7 साल रही होगी करीब, 7-8 के बीच में। ये बेटे, 2 बेटे वो थे, तीसरा बाद में पैदा हुआ है। तो बहन जी ने कहा तुम मत जाओ वरना मैं चुनाव हार जाऊंगी। अगले दिन खबर आई कि वो मर गई। मैंने बहन जी से रोते रोते कहा कि मैं बेटियों को बहुत प्यार करता हूँ, एक ही बेटी थी। तो बहन जी कहने तुम गए तो मुझे बहुत तकलीफ़ है, ऐसे टाइम पे मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन आगे जीवन भी है, तुम्हारा भी है, मेरा भी है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अपने भाइयों से कह दो कि दफना दे। नहीं गए। रैली नहीं थी, चुनाव था बिलसी का। आप जो अभी रैली कह रहे थे, बिलसी का चुनाव था। दफना दिया गया। चौथे दिन वोट पड़ा, फिर गिनती हुई, फिर वो जो जीतने का सर्टिफिकेट है उसको लेकर के मैंने बहन जी को दिया। फिर मैं बांधा गया। मेरी वाइफ ने 2 महीना बात नहीं की। जब आपको बीवी बच्चों से मतलब नहीं है, इतना टाइम नहीं है, तो आप मुझसे मत बात कीजिए। खैर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। वो मामला ये था। लेकिन अब वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये त्याग था कि इकलौती बेटी का इंतकाल हो गया, आप नहीं जा पा रहे हैं, सब कुछ आपने कर दिया इस पार्टी के लिए, और फिर भी आपको सुनवाई का मौका दिए बिना निकाल दिया गया। ये बात नहीं मेरी बहन किसी बात पे नाराज हो गई होगी, किसी ने कुछ कह दिया होगा। बहुत सी चीज़ें मैं सबका बयान नहीं कर सकता। 2 जून 1998 की बात कर रहा हूँ, वो 1995 की बात।
स्टेट गेस्ट हाउस। बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी कमरे के अंदर थी, लाइट कटी हुई थी, मैं बाहर था, गनर बेरा था साथ में। कुछ लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं, आज दुनिया में नहीं है, वो लोग जाके दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। अंधेरा है अंदर। मैंने अपने गनर से उस टाइम पे स्टेन गन थी, कार्बाइन नहीं थी, चीनी, और मैं चढ़ा करके वो कहा सर सर, मैं पीछे मैंने कहा अगर 1 मिनट में तुम नहीं हटे तो मैं मार के कबूतर बना दूंगा, मैं मरूंगा, हट जाओ पीछे। वो सर्वनाश हो गया। अतीक भाई थे, और भी थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ और लोग थे, कुछ अभी जिंदा भी हैं। अतीक भाई ने कहा हट जाओ भाई पीछे। बहन जी सांस से देख रही थी। उसी छीन में जबकि मेरे यहाँ चोट लगी, वो फूल गया। बहन जी सांस से देख रही। जब वो सब लोग चले गए तो उन्होंने कहा नसीम अंदर आ जाओ। अंदर गए तो राम लखन वर्मा, अंगद यादव, अंधेरा था ही, बैठ गए। बोले क्या है? हमने कहा बहन जी, कहा मैं देख रही थी। शोर सुन के मैंने हल्का सा खोल के देखा है तो जो बन पड़ा। स्टेट गेस्ट हाउस कांड जिसकी आप बात करें, इसको लेकर के सब लोग अलग अलग कहानियां क्लेम करते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी भी क्लेम करती है कि मायावती को उस समय बचाने में सबसे बड़ा जो योगदान था उस समय के भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी का था। नहीं, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आ गए थे बाद में, जब सब लोग हट गए थे। और एक चीज़ मैं और कर दूं, मैं ये बात जब मैं समाजवादी पार्टी में नहीं आया था तब मैंने कही थी। अभी मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं समाजवादी पार्टी में आ गया। वो जो ब्लेम माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर लगाया जाता है वो गलत है। कपड़े फाड़ने वाला कपड़ा तो किसी ने नहीं फाड़ा, कपड़े उनके किसी ने नहीं फाड़ा। मैं तो हूं, हर चीज का गवाही हूं। मैं कांशीराम साहब जब खत्म हुए तो बहन जी सरहाने खड़ी थी, मैं पैत्याने, कोई तीसरा था ही नहीं। हर चीज का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। कोई कपड़े नहीं फाड़े गए। बहन जी कह देंगे मैं मान लूंगा, मैं अपनी बात वापस ले लूं, कपड़े फाड़े नहीं गए। मैं जहां तक समझता हूं कि ये लोग जो भी पहुंचे थे उन्होंने हुआ क्या था जरा बताइए ना एक बार। मैं वही बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, बहन जी वहां विधायकों की मीटिंग ले रही थी, ठीक। इसके बाद अपने कमरे में आ गई। इसके बाद ये लोग आ गए, कहा सुनी हो गई। तो उन्होंने कहा चलो चलो। अब उनमें से कुछ लोगों ने माननीय मुलायम सिंह, हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी से ये कहा था कि सारे विधायक आपके साथ आने को तैयार हैं, बहन जी रोके हुए हैं, वो दिल से तैयार हैं। इसी बीच में जो गए वहां लेने, उन्होंने कहा तो हम ले आए फिर उन लोगों को। तो ये सब करने की इजाजत नहीं दी थी। उदाहरण के लिए वो भी खत्म हो गए जिन्होंने कहा था। शाकिर अली नंबर 1 पत्थर देवर थे, वो थे, और शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर मसूद को हटा के उन्हीं को शिक्षा मंत्री बनाया था। राम लखन वर्मा 2। इन सब लोगों ने कहा कि वो आने को हमारी पार्टी के विधायक तैयार हैं। मतलब मायावती को हटा करके मुलायम मुख्यमंत्री बनेंगे और मायावती के विधायक बने थे ही, वो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे ही, आपके समर्थन में आने को तैयार हैं। तो लोगों ने कहा अगर कहें तो हम ले आए। उन्होंने कहा ठीक है भाई ले आओ। ये नहीं था कि ये सब होना। कपड़े अपड़े कतई नहीं फाड़े गए थे। वो अंदर जा ही नहीं पाए बहन जी के पास, तो कपड़े कहां से फाड़ देंगे? मतलब सपा का कोई आदमी बहन जी तक पहुंच नहीं पाया? नहीं पहुंच पाया, बिल्कुल नहीं पहुंचा। बाहर से जो कुछ हुआ, सपा के कहें कि क्या कहें हम उनको। आज यहां, कल वहां, परसों वहां, वो आले थे। उनका कोई पार्टी जिन्होंने किया, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या फायदा उससे। कुछ जिंदा है, कुछ मर गए, आज भाजपा में है। मैं समझ गया। और एक नहीं 2 भाई थे, 4-5 लोग थे, वो सब कर रहे थे। और वो एक भी सपा में नहीं है अब। और उसी के बाद जब भाग गए थे वो, उनमें से एक बीएसपी में आ गए थे, वो भी मर गए एक्सीडेंट में। माफी अफी मांग करके वो बीएसपी में आ गए थे, एमपी थे। मैं नहीं नाम लेना चाह रहा हूं, जब कोई बात आएगी वैसी होगी।
और मेरे कहने का मतलब कि मुलायम सिंह यादव जी ने कतई नहीं कहा कि तुम पकड़ के ले आओ, तुम उठा के ले आओ, तुम ये सब करके ले आओ। ये सब हरकतबाजी वो ओवर कर गए, क्योंकि वो उस प्रवृत्ति के थे। और हमारे ही लोगों ने कहा जाकर के तो ये मामला था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। इसके बाद जब पुलिस आ गई, मामला शांत हो गया, लाइट आ गई, तो फिर ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आए। वो वही मीराबाई गेस्ट हाउस क्या है वो, उसमें नहीं, वो विधायक आवास में रहते थे पीछे। वो आ गए, आके बैठ गए। उन्होंने कहा हम बात कराते हैं आपकी, इनसे कराते हैं, उनसे कराते हैं, ये करते हैं। ये बात तो ही बचाने का कोई बात नहीं। वो वहीं पे मैनेज हो गया था, आप लोगों ने ही मैनेज ही कर लिया था। अब जो भी हुआ हो, फिर हम लोग बाहर उठ के आ गए। जब उनकी बात होने लग गई, ऊपर बात होने लग गई, इधर बात होने लगी, बीजेपी वालों से बात होने लगी, हम काहे को बेकार टांग अड़ाएं। अब नॉर्मल हो गए, निकल के बाहर आ गए। वो लोग अपना बात करते रहे। बचाने का कोई मतलब नहीं। कहीं कोई अगर कह रहा है तो गलत बोल रहा है। मैं पूरे टाइम वहीं था। इसके बाद 3 जून को जब सरकार बनी, मैं मंडी परिषद का चेयरमैन बन गया, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा हो गया। फिर 1997 में सरकार जब बहन जी थी, तब मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना। फिर बहन जी हटी, कल्याण सिंह हो गए, तब मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना। फिर 2002 में जब सरकार बनी बीजेपी, उसकी तीसरी बार फिर मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना। फिर इसके बाद 2007 से 2012 तक मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा। इसके बाद 2012 से 2017 तक मैं लीडर अपोजिशन रहा, नेता विरोधी दल विधान परिषद में। 29 साल विधायक रहे, बहुत है। कोई इच्छा नहीं है ऐसी। पार्टी मजबूत हो, जहां रहते हैं अपना सब कुछ लुटा करके उसको मजबूत करने के लिए लगते हैं। आज हमारी उद्देश्य यही है कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो, अखिलेश यादव जी मजबूत हों। और नेताजी से मैं प्रभावित था बहुत ज़्यादा, मुलायम सिंह यादव जी थे। ये जब राजनीतिक मजबूरी तो नहीं है बोलने की कि मुलायम सिंह से प्रभावित थे? नहीं, मैं प्रभावित, ये मैं पहले भी बोल चुका था। इसीलिए मैंने कहा सपा में आने से पहले मैं बोल चुका था। अगर आप कहेंगे तो यूट्यूबर हैं हमारे, वो साथी, क्या नाम उनका, मैं पूरा उनका सुना दूंगा आपको। करीब एक सवा घंटे का उनका। नहीं, ये मतलब आपकी ये राजनीतिक ईमानदारी है कि आप जो भी कह रहे हैं अब भी नहीं भाई। 1991 में हम जब हम लोग जीते तो 12 जीते थे। इसके बाद ये निर्देश हुआ कि मुलायम सिंह यादव जी की, यानी समाजवादी पार्टी के, उस समय समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी, जनता दल ही था, 92 में बनी। तो ये निर्देश हुआ कि सारा वोट आपको इनके राज्यसभा और विधान परिषद में इनके कैंडिडेट को देना। तो हम लोगों को ला करके पंचबंगलिया, ये जो है उनके विक्रमादित्य मार्ग है क्या, 5 नंबर पे, वहाँ 3-4 दिन रुके रहे। वहाँ मैंने जो नेताजी का व्यवहार देखा, और वही मैं अखिलेश जी का देख करके प्रभावित हुआ था। नेता विरोधी दल था, मैं उनकी पार्टी का था नहीं। मैं मिलने गया, आप बाहर तक छोड़ने आए। मैं बड़ा उसी समय मैंने मान लिया यार नेता ऐसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री होते हुए क्या जरूरत हमको बाहर तक छोड़ने आने की बात। ये तो मैंने आपको भी देखा अभी थोड़ी देर पहले कि आपके साथ कुछ लोग बैठे थे, उन्हीं से सीखा। और आप भी वहां तक छोड़ने गए, गाड़ी तक, उन्हीं से सीखा है। ये मुलायम सिंह से सीखा आपने? मुलायम सिंह जी नहीं छोड़ने आए, अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश यादव या मुलायम सिंह से आप इतने ही प्रभावित थे, और 2017 में जो वाकया आपके साथ हुआ, सीधे समाजवादी पार्टी में जा सकते थे। मेरी 5 बार बात हुई थी, तय हो गया था। लेकिन अब वो 2019 का चुनाव, आगे नहीं बोलूँगा, मैं बैक हो गया। तो ये 17 में ही सब कुछ तय हो गया था कि 2019 के चुनाव में क्या होगा? नहीं, 2019 के चुनाव में कुछ ऐसे डिसीजन हुए जिसकी वजह से मजबूरी में कांग्रेस में गया मैं, और राहुल गांधी जी से प्रभावित होकर गया। कौन लेके गया था आपको? किससे बात हुई थी जब आप कांग्रेस में? मेरे पास खबर आई थी, राहुल जी की खबर आई थी कि वो मिलना चाहते, मैं चला गया था। क्या अविनाश पांडे, अजय राय वगैरह कहीं लाइव पिक्चर में थे नहीं। अविनाश पांडे जी कोई थे नहीं उस समय। तो गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर थे। मुझसे किसी ने उन्होंने नहीं कहा। मेरे पास खबर आई थी उनके अलंकार कोई है, अलंकार हैं एक, उन्होंने फ़ोन किया था कि राहुल मिलना चाहते हैं आपसे। हाँ, राहुल जी मिलना चाहते हैं। मैंने कहा था क्या डेट बताइए, जब कहा तो मैं चला गया था। तो मेरी उनसे भी 4 बार बैठा मैं उनके साथ। तो कुछ तो आपने ब्रीफ दिया होगा ना कि देखिए मैं बहुजन समाज पार्टी में इतने लंबे समय तक रहा, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमज़ोर है,
उन्होंने भी आपसे पूछा होगा कि आप कैसे कंधा लगा सकते हैं, आपने भी पूछा होगा कि आप हमें हर कितनी बार फ्रीडम दे सकते हैं। देखिए, राहुल जी को मैंने नेता माना है, मैं सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा। हम्म, कांग्रेस का नुकसान मैं नहीं चाहता, मैं तभी कई बार बोल चुका हूँ, मेरी कोई बुराई नहीं। हम्म। सब बातें उनसे कई बार हुई, ओके डन। नहीं, क्योंकि मैं आपसे ये दोनों का ये समझना चाहता हूँ, जैसे बसपा में एक आदमी एक सुप्रीम लीडर है, बहन जी ने कह दिया, खत्म बात, अब उसके आगे पीछे सोचने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि बहन जी यूपी की राजनीति करती हैं। कांग्रेस में तो कई लेयर में राजनीति होती है, राहुल गांधी बैठे हैं, सोनिया गांधी बैठी हैं, प्रियंका हैं, उसके बाद अलग अलग राज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अलग हैं ही, अलग अलग राज्यों के प्रभारी हैं, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई लेवल पर लीडरशिप होती है। आपको परेशानी कहाँ शुरू हुई कांग्रेस में, जब आपकी राहुल गांधी से सीधी बात हो गई थी तो? देखिए, राहुल गांधी जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब मैंने ज्वाइन किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी से कोई मुझे परेशानी नहीं थी, लेकिन क्या है कि मेरी बात राहुल जी से सिर्फ ये हुई थी कि मुझे काम करने दिया जाए, मेरे काम करने का तरीका ये है, मुझे काम करने दिया जाए। राहुल जी ने कहा ओके डन। 3 साल तक 8 साल में 3 साल तक तो राहुल जी अपना देख रहे थे, सब कुछ कर रहे। इसके बाद उन्होंने यूपी को देखना बंद कर दिया। इसके बाद हमारे पास कोई काम ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा था, मैंने यहाँ तक बाद में कहा कि मुझे एक गांव दे दीजिए। खैर, मजबूरी कुछ रही होगी, मुझे कोई शिकायत किसी से नहीं है। काम मैं नहीं कर पाया, मतलब मेरी कमी बानी है, मैं काम नहीं कर पाया। नहीं, एक और भी तरीका होता है, कांग्रेस में बहुत सारे लोग जो छोड़ के जाते हैं वो कहते हैं काम करने नहीं दिया गया। मैं काम नहीं कर पाया। और फिर मेरी किसी से कोई नहीं, मैं आज भी सम्मान प्रियंका जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, खड़गे जी का, जो भी है मैं उनका करता हूँ। और फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात कैसे शुरू हुई? क्या करें? समाजवादी पार्टी में आने की बात कैसे शुरू हुई? कांग्रेस आपने छोड़ी, अखिलेश यादव ने बुलाया आपको? अब वो बहुत सी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। छोड़ने के बाद तो तमाम लोगों से बात हुई, अखिलेश जी भर से बात नहीं हुई, और लोगों से भी बात हुई। कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जिसको मैं नहीं बताना चाहता, यहाँ लोगों को भेज करके बात हुई। अब वो उससे कोई आपको बुलाया गया, मतलब कुल मिला के हाँ, उनकी तरफ से ये रखा गया कि नसीमुद्दीन जी आ जाएंगे तो पार्टी को ताकत मैं मिलेगी। अखिलेश जी के अलावा बात कर रहा हूँ। मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। बहुत से लोगों ने बुलाया, पांडे जी सब जानते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों ने सब कुछ नहीं। तो अब आप समाजवादी पार्टी में हैं, इसमें कोई शक है। और यहाँ पे फ्रीडम कितनी है काम करने की? देखिए, यहाँ भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव, इस समय का अखिलेश यादव, मैं 2012 वाले अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा। मोबाइल देने, आपकी बात का जवाब देने के लिए मोबाइल। अच्छा। हाँ, तो बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि इस समय के जो लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव 2012 से 17 वाले अखिलेश यादव नहीं रह गए हैं, अखिलेश यादव से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, अखिलेश यादव तक अपनी बात पहुंचाना मुश्किल हो गया है, अखिलेश यादव तक किसी भी नेता को पहुंचना हो तो कई लेयर बन गए हैं। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। अगर वो लखनऊ में रहते हैं, सबसे पहले प्रदेश कार्यालय में कल भी 2.5 घंटे मिले लोगों से, एक एक बच्चे से मिलते हैं। और इसके बाद मेरी मीटिंग हुई कल, मैं भी गया था कल, कई मुद्दों पर बात करना था। अब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं जानता ये पेपर कौन है, ये डाला किसने, इसको पढ़ लीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्या काम करने दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा। मैं जवाब दूंगा तो ये मेरा अपना होगा। ये लोगों की ओपिनियन देखिए क्या है। ये कह रहा है कि नसीमुद्दीन बने अखिलेश के पारस मणि, पीडीओ को दे रहे चमक, भाजपा में खौफ। ये वो पेपर ने छापा है, मेरा नहीं है। मैं समझ गया, ये एक ओपिनियन है कि मेरी ओपिनियन नहीं है ये। ऊपर पढ़ लीजिए, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो भाई ऐसे थोड़ी छप जाता है, ऐसे थोड़ी छाप देते, कुछ तो सच्चाई होती है। आप लोग दिखाते हैं तो कुछ तो सच्चाई होती है, कि ऐसे ही हो जाता है सब? नहीं, वो तो मैं समझ गया था। इसका मतलब ये है कि अब पूरी तरीके से फ्रीडम आपको मिली हुई है। आप भाई, अभी तक मैं 64 जिलों में कम से कम 10 कार्यक्रम करता था, जिस दिन जाता था कर जा चुका। जब से ज्वाइन किया, 15 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन ज्वाइन किया मैंने, शुभ दिन, और आज तक, आज 8 जुलाई है, आज तक मैं
64 जिले हो आया हूँ, और जो सम्मान पुराने जो हमारे सपाही हैं जो देते हैं, मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। पुराना कैडर तो बसपा का भी रहा होगा, वो भी आपके साथ नहीं, है? बहुत से बसपा वाले वही सपा में हैं। कैडर के बारे में ये कह रहे थे कि बसपा का जो कैडर है वो बहुत मजबूत होता है। बसपा का कैडर, मैं मायावती उस जाति समीकरण की बात कर रहा हूँ, वो कहीं नहीं हिलता है। वो हिला पा रहे हैं आप? देखिए, हर हिला पा रहे हैं। 20 तारीख को ज्वाइनिंग है, हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे हो जाए, कल ये हुआ कि काम लग सकता है। आ जाइए, देख लीजिए कौन है कौन नहीं है। इसके बाद धमाका तो हम तब करेंगे। मैं बसपा की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव के नजदीक देखेंगे। लेकिन इतनी सारी बातचीत हुई हम लोगों की, इसमें 2-3 चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। मायावती के प्रति अब भी सॉफ्ट कॉर्नर है आपका, बसपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है आपका। मतलब आपकी सारी खामी, मतलब आपके खिलाफ जितनी भी साजिशें की गई और जिनको अप्रूवल मिला, इसके बावजूद आपकी तलखी में आज तक, मैं इसी इंटरव्यू की बात, इसी बातचीत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जितनी भी और आपकी बातचीत देखी, मायावती के प्रति तल्ख नहीं हुए कभी आप? वो मेरी बड़ी बहन थी, है। वो 56 में पैदा हुई, मैं 59 में पैदा हुआ। उम्र के हिसाब से भी, पद के हिसाब से भी, एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई बहन में तलखियां होती हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जीवन भर का रिश्ता खत्म हो जाए। लेकिन बहन तो बहन है। बहन भाई को क्या समझती है वो अलग बात है। भाई बहन को बहन समझता है, जिंदगी भर बहन समझता रहेगा। और बीएसपी के बारे में बता चुका हूं कि मेरे दिल में क्या है। कष्ट तो होगा ही। बताया ना मैंने कि वो जो मकान बनाया जाता है, हम तिनका के बराबर हमने अगर सहयोग दिया है, और जब वो मकान कमज़ोर होता है या गिरने की कगार में आता है, तो देख के तकलीफ तो होती है ही। अब वो कोई भी कह दे बीएसपी वाले के वो नहीं गिर रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो अपनी अपनी ओपिनियन है कि वो कहाँ गिर रहा है और कहाँ जा चुका है। लेकिन होता है, मैं जिस पार्टी में हूँ उसको मजबूत कर रहा हूँ। लेकिन जिसको बनाया है, छोड़ के चले आए या हटा दिए गए या निकाल दिए गए, वो कुछ भी कह लीजिए, तो भाई कभी तो था। इसकी वजह क्या है नसीम जी? जबकि आप एकदम ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, बसपा इतनी अनुशासित पार्टी भी है, आज भी रैली होती है तो लखनऊ के सड़कों पर अनुशासन दिखता है। मैं ये बात हमेशा दिल्ली की मीडिया में भी कहता रहा हूँ कि अगर एक बसपा का रैली कॉल करे और एक सपा रैली कॉल करे तो आपको दोनों का फर्क समझ में आ जाएगा। किसने कायम किया? ये तो आप जैसे लोगों ने कायम किया। ABCD किसने शुरू की? और फिर आप मेरे पे सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल नहीं कर रहा। जाहिर है आपका सवाल, आपका सवाल बिल्कुल सही है, उसका जवाब मैं दे रहा हूं कि मैं बाहर हुआ, क्यों ऐसी बात हुई। मैं भर थोड़ी हुआ। जितने जितने दिग्गज हैं या तो बाहर हो गए या तो बाहर कर दिए गए। अभी 150 के नाम मैं गिना दूं। तो भाई सवाल ये नहीं है कि मेरे अलावा और तमाम आप ही को, एक आध 2 दर्जन तो आपको मालूम है। हाँ, बिल्कुल। और नहीं मालूम तो बाकी इस टाइम पे 66 MLA और 8 मिनिस्टर यूपी में जो भाजपा में हैं। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हाँ, बिल्कुल, वो बसपा के तो हैं। कितने सांसद हैं? बहुत से लोगों को हम ही लोगों ने बढ़ाया, बहुत से लोग, सबको नहीं कह रहा हूं। तो भाई मेरे एक जो कुछ है तो मैं सब जान रहा हूं। सपा में भी आ गए, 1-2 थोड़ी सपा में गए, कई दर्जन गए, और आज विधायक और सांसद है। इकलौते विधायक थे उमाशंकर सिंह, उनका भी निधन हो गया। मुझे कष्ट है क्योंकि उस लड़के को मैंने ही बढ़ाया था। वो ठेकेदारी करता था PWD में, मैंने ही पहला टिकट दिलाया था। मुझे भी कष्ट है उसका। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि मैं घर वालों को। मैं भी उधर से ही आता हूँ, मैं भी बलिया जिले का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, बलिया कहाँ पर? विधानसभा मेरी दूसरी है, फेफना है मेरी विधानसभा। फेफना विधानसभा है मेरी। मैं तो बलिया बहुत रहा हूँ ना। लेकिन उमाशंकर सिंह के काम को हमने देखा है, जैसे हमारी फेफना और असला की विधानसभा में जमीन आसमान का अंतर है। वो पब्लिक की, वो गरीब लोगों की बहुत मदद करते थे, बहुत मदद करते थे। रसड़ा पहले रिजर्व थी, घूराराम जीते थे। अब 2007 के बाद 12 से जनरल हो गई। वो सिकंदरपुर है, वो दोआबा है, वो कोपाचिट है। कोपाचिट ही फेफना हो गई है बदल करके। फेफना हो गया होगा। तो मैं तो 403 विधानसभा सीटों का नक्शा मेरे पास दिमाग में है ना। और अभी अंदर चल के दिखाता हूँ, आप
सवाल जवाब खत्म हो जाए तो अंदर चल के दिखाता हूँ। यूपी में कहीं ऐसा मिल जाए तो बताइएगा। 2 जगह मिलेगा, वो भी मैंने दिया है। एक माननीय अखिलेश यादव, एक माननीय प्रियंका गांधी जी, और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, जो एक चीज़ और थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, दलित राजनीति को लेकर के ही एक नया उभार हो रहा है चंद्रशेखर का। नगीना से सांसद हैं, पहले ये लगा कि वो मायावती के साथ आ जाएंगे, हो सकता है कि एक और दलित नेता बन मिल जाए। फिर चंद्रशेखर मायावती के साथ नहीं आए और उन्होंने अपनी अलग राजनीति शुरू कर दी। कैसे देखते हैं आप चंद्रशेखर को? चंद्रशेखर को मैंने एक पदाधिकारी बनाया था सहारनपुर में, और ये जहाँ भी हमारे प्रोग्राम लगते थे तो साथ में या पीछे आगे कभी चलते रहते थे। मैं उत्तराखंड चला गया था लक्सर में एक चौधरी साहब रहते थे, रात को लेट गया तो ये 12 बजे रात को वहाँ मिलने पहुँचे, तो मेरे बेटे से मिल के चले आए थे। सुबह फिर आए। तो अब तेज का मतलब काम करने वाले तो है ही हैं, अच्छी बात है, यू आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? जुझारू हैं, लगातार हाँ संघर्ष कर रहे हैं। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, थोड़ा बहुत नहीं जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ कहाँ उनके फ्रैक्चर है, कैसे फ्रैक्चर है, क्या, ये भी जानता हूँ। भविष्य क्या देखते हैं चंद्रशेखर का? क्योंकि चंद्रशेखर के भविष्य पे उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का भी भविष्य दिख रहा है। आपकी बहन तो पीछे हटती हुई दिखी रही हैं। अब मैं पीछे कहूँ या आगे कहूँ, मैं उस पर तो नहीं जा रहा हूँ। अब जो संघर्ष करता है तो कुछ ना कुछ तो हासिल होता है, भले ही उसने जो सोचा है वो ना हासिल हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। और मुस्लिम राजनीति कहा जाएगी, असदुद्दीन ओवैसी बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में राजनीति को स्थापित करने की, और आप लोगों के साथ गठबंधन भी नहीं हो पा रहा है, चूँकि आप भी समाजवादी पार्टी के कद्दावर मुस्लिम नेता, मुस्लिम चेहरा भी हैं। गठबंधन की बात वो लगातार उनकी तरफ से की जा रही है, ओवैसी की तरफ से, शौकत अली की तरफ से। रुक कहाँ रहा है ये मामला? देखिए, पहली ओवैसी क्या कर सकते हैं, बिहार में सबको दिख ही गया है। बात, ओवैसी क्या कर सकते हैं? फायदा अपना करें ना करें, नुकसान तो कर ही सकते हैं। देखिए, पहली बात तो आपने मुस्लिम चेहरा कहा, मैं मुस्लिम हूँ वो अलग बात है, मुस्लिम चेहरा नहीं। मुस्लिम भी हैं साथ में, वो तो ठीक है। मैं तो कहता हूं कि चारों वेद मेरे पास रखे हुए हैं। श्रीमद् भागवत गीता है, वाल्मीकि रामायण है, पुराण है, अभी घर के अंदर है। मैंने आपको सुना है ये मनुस्मृत से लेके पाराशरस्मृत तक है। अभी जहां मैंने कुरान हदीस पढ़ा, वही मैंने गुरु ग्रंथ पढ़ा, वही मैंने बाइबल पढ़ी, और वही मैंने ये सारे ग्रंथ पढ़े जो मैंने अभी आपसे कहा। अभी श्लोक पढ़ना शुरू करूं मैं, कंठस्थ में जो पूरा दिन हो जाएगा, श्लोक नहीं खत्म होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि एक आधे श्लोक तो सुना ही दीजिए, ताकि कई बार ये लोग जो इस तरह की राजनीति अभी फिलहाल चल रही है, नफरत वाली भी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आक्षेप लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद है, सबसे पुराना है। ऋग्वेद में षष्ठी की रचना ब्रह्मा जी ने की। इसका उल्लेख कहाँ है? कहाँ है उल्लेख? आपको पता होना चाहिए, और खासकर आप लोगों को भी जरूर पता होना चाहिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र के 90 नंबर के श्लोक पे, ब्राह्मणो वर्ष मुखामासी बाहु राजन न्याय करता था दुर्वैत पदाभ्याम शूद्रो अजयत। वेद तो शायद ही किसी को याद हो। और ये जो आपने कहा कि नफरत की राजनीति चल रही है, मैं सीधी सी एक बात जानता हूं कि अगर मैं अपना सम्मान चाहता हूं तो मुझे आप सबका सम्मान पहले करना पड़ेगा, तब मेरा सम्मान होगा। और अगर मैं अपने धर्म के, अपने मजहब का सम्मान चाहता हूं तो आपके मजहब का पहले सम्मान करना पड़ेगा, तब मेरे मजहब का सम्मान होगा। उदाहरण के लिए, जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह क्या है? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो श्री गणेश को भी उतनी ही मान्यता दी जाती है। श्री गणेश क्या है? यही से शुरू होता है ना, श्री गणेश। श्री गणेश है गणेश वंदना। गणेश वंदना क्या है?
गजाननम भूतगणाति सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशो कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कहाँ से बात करें? श्रीमद् भागवत गीता में आज हमारे ब्राह्मण भाई बैठे हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसमें देवता बताया गया है, लेकिन मैं तो अभी हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करूँगा। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माद ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता, सोचो आप भी भाजपा में द्वितीय नागरिक हैं, आपकी उतनी ठुकाई हो रही है जितनी हमारी हो रही है। मुझे पता था कि जब तक हम ये वाला व्याख्या करेंगे। जब तक हम आप एक थे तो 8 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री इस प्रदेश से बना। हे ब्राह्मण देवता, सोचो। मुझे पता था कि आप ये व्याख्या करेंगे ब्राह्मण वाली, क्योंकि यही करवानी भी थी मुझे आपसे। जनेश्वर मैं वही मिश्रा कर रहा हूँ जो आपने करवाया, वो करवा रहे हैं, वही कर रहा हूँ मैं। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए भी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जनेश्वर मिश्रा छोटे लोहिया खाटी समाजवादी, और उनको अब ब्राह्मण बता करके समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का वोट लेने की कोशिश कर रही है, ये ठीक है क्या? देखिए साहब, भाजपा ने सारे ब्राह्मण नेताओं को बर्फ में लगा दिया। अरे डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, डिप्टी सीएम है ब्रजेश। नहीं कुछ कहना चाहता हूँ मैं, अक्सर उनसे मेरी मुलाकात होती है, ईद बकरीद में मेरे घर आते हैं। पार्टी के पुराने नेता भी रहे हैं आपके। उनके साले भी एमएलसी थे, उनकी पत्नी से, ये मेरी वाइफ से संबंध है, तो वो अलग चीज हो गई। पार्टी अपनी जगह है, वो अपनी बात कहते हैं, उन्होंने उसका जवाब भी दिया है। अब उसको मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों में थोड़ी वो आता है, लेकिन पूरी तरीके से नकार दिया। मुरली मनोहर जोशी कहाँ हैं? मार्गदर्शक लाल जी, अरे मार्गदर्शक मंडल में शंट आउट। तेल का डिब्बा होता है, जिसको बाहर करना होता है उसको 2-3 बार आगे पीछे करके आउट। अब उन्होंने चढ़ जा बेटा सूली पे, तेरा भला करे भगवान। उन्होंने तो 2013 में इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद फिर कभी ज्वाइन की पार्टी की नहीं, ये भी नहीं पता है। मैं वहां जाने नहीं चाहता। है भाजपा में कि नहीं है, सवाल ये है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कि नहीं थे, ये सवाल है। तो भाई जहां तक ब्राह्मणों का सवाल आपने कहा, तो हम इस पे बांटते ही नहीं। हम तो सबका वोट हमको चाहिए। मेरठ में एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, मैं प्रांतीय अध्यक्ष था, मुझे वहाँ चीफ गेस्ट बना दिया। बहुत से लोग कहने लगे ये ब्राह्मणों में मुसलमान चीफ गेस्ट। जब बोलना शुरू किया तो उन्होंने भगवान परशुराम की जय के नारा लगा दिए। जब मैं दलितों में बोलता हूँ तो मेरा दूसरा कैडर है, जब मैं बैकवर्ड में बोलता हूँ तो दूसरा कैडर है, मुस्लिम में बोलता हूँ या अल्पसंख्यकों में बोलता हूँ तो दूसरा कैडर, सिखों में बैठ करके। ये बात जब ही तो आप कर पाएंगे जब आप स्टडी किए होंगे, जब आपने पढ़ाई की होगी। एक बार मैं वेद पढ़ता चला जा रहा था, दिल्ली से हेलीकॉप्टर में चला, ऊपर से मैं हर गांव बता दूंगा ये गांव है, ऊपर से हेलीकॉप्टर से बता दें? जी जी जी, मैं वही उदाहरण दे रहा हूं ना। मेरा सिक्योरिटी अफसर बगल में बैठा था, हमारा प्रोग्राम था ये सिरसागंज है ना, सिरसागंज में प्रोग्राम था। तो वहां से हम चले। अब मैं पढ़ता रहा। जब मैंने नीचे देखा तो मैंने उससे लगा करके पायलट से पूछा, भाई कहाँ आ गए? ये इटावा है क्या? बोले हाँ इटावा है। तो मैं कहाँ जा रहे हो? कह सर जो कोऑर्डिनेट मिला उस पर जा रहे हैं। मेरा सिक्योरिटी अफसर है बगल में बैठा था। मैंने कहा भैया आप गलत जा रहे हो। कहा सर जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आया उसी में जाएंगे। हमने कहा नहीं आप गलत जा रहे हो। देना व्हाट आई डू। हमने कहा यू टर्न लो, व्हाट आई डू कुछ नहीं। श्योर? मैंने कहा 101% श्योर। घुमाया उसको, कहा चलते चलो। वो एच दिखाई दे रहा, उसमें लैंड करो। लैंड किया, सारे लोग वहीं खड़े हुए थे। फिरोजाबाद जिले में सिरसागंज है। तो नक्शे के कोऑर्डिनेट से ज़्यादा आपके दिमाग में वो नक्शा छपा हुआ है। पूरा याद है। यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, दिल्ली का जब मैं प्रभारी था 2 MLA जीते थे, उसके अलावा उसके आगे पीछे कभी नहीं जीते बीएसपी के। 2008 में मैं वहाँ का प्रभारी था, तभी 2 जीते हैं, उसके आगे पीछे बीएसपी का कोई नहीं जीता है। उत्तराखंड का जब मैं प्रभारी था 11 जीते थे, नहीं 9 जीते थे।
उसके बाद कभी 9 का नंबर नहीं आया। 27 का क्या प्लान है? ये तो नहीं बता, आएगी। ये नहीं बताएंगे, क्योंकि नहीं, आप प्लान नहीं, मैं आपकी रणनीति नहीं पूछ रहा। आप दिखा देंगे तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो वो प्लान हमसे मत नहीं नहीं, पूछिए। मैं आपसे जितना आपने पूछा मैंने सब वो तो बताया। आप बताएंगे भी नहीं कि 27 प्लान के क्या बारे है। में नहीं बताऊंगा कुछ अभी। चूंकि चुनाव बहुत टाइट होने वाला है, जो चुनाव बहुत टाइट दिख भी रहा है, अलग अलग ओवैसी की पार्टी की एंट्री हुई है, उनको लेकर के क्या है आपकी समझ है? आपने कहा कि बहुत टाइट, खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। या खुदा, मुझे विरोधी मजबूर चाहिए। मजा कहाँ से आएगा? हम वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, आप नहीं समझ पाएंगे। फुटबॉल का खेल हो रहा है, 11 खिलाड़ी उधर है, 11 खिलाड़ी इधर है, वो गोल एक उधर है, एक इधर है। उन 11 में एक मैं भी हूं। मुझे गेंद मिली और मैंने 11 खिलाड़ियों को काट करके गेंद को गोल में डाला, तो मैं खिलाड़ी। अब साहब सामने कोई है ही नहीं, मैदान साफ, कोई खिलाड़ी है ही नहीं, और मुझे गेंद मिली और मैंने गेंद को गोल में डाल दिया, तो मैं काहे का खिलाड़ी है? तो अनाड़ी भी कर लेगा। मजा तो तभी। और ये द्वेष फैलाने वालों से मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली माने अमीर आदमी, झोपड़ी माने गरीब आदमी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हमें भारत को नहीं टूटने देना। चुनाव ये सब आते रहते हैं, आते रहेंगे। भारत है तो हम हैं, भारत मजबूत है तो हम मजबूत हैं, भारत मजबूत है तो हमारा परिवार मजबूत है। और ये दिल की बात कह रहा हूं, डायलॉग नहीं बोल रहा हूं। तो सत्ता पक्ष तो यही कहता है कि विपक्ष देश तोड़ने की राजनीति कर रहा है। क्या करे? वोट जब नहीं- अखिलेश यादव जंतर मंतर पर जाते हैं बच्चों के साथ, डिम्पल यादव बैठ जाती हैं, तो कहते हैं कि ये तो देश विरोधी ताकतों को मजबूत कर रहे हैं आप लोग। वो सब देश विरोधी थे, वो बच्चे देश विरोधी थे। भाई वहां पे कहा जाना है कुछ तो देश विरोधी ताकतें कुछ थी। की बात क्या कर रहे हैं? कुछ की बात कहे के लिए कर देश विरोधी थे वो बच्चे। वो 12-12, 14-14 साल की लड़कियां देश विरोधी थी। भाई पुलिस की लाठियां चली, वाटर अब तो कैनन लाठियां चले। किसके ऊपर चली? अगर ये मैं उनको सिर्फ कहूंगा पैलेट गन तो नहीं चलती अपने लोगों पे। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि उन बच्चों को देशद्रोही ना कहें। लगता है कि ये जो नए बच्चे हैं, चूंकि आप भी देख रहे हैं, आप बहुत लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, जो नए बच्चे हैं अभी, जिस तरीके से सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, झारखंड में प्रदर्शन, या और तमाम जगहों पे, उत्तर प्रदेश में भी, लखनऊ में भी हुआ प्रदर्शन, ये आपकी राजनीति को मजबूत करेगा? आपकी मतलब भारत के लोकतंत्र की राजनीति को मजबूत करेगा, या इन बच्चों में अभी इमेच्योरिटी है और ये बस अपना हक लेकर के साइड हो जाएंगे और फिर ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ? देखिए, उन्हीं बच्चों में आगे चल करके जज बनेंगे, आईएएस बनेंगे। उन्हीं बच्चों में सेना के, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के अध्यक्ष बनेंगे। उन्हीं बच्चों में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगे। और आज से नहीं, सदियों से ये चल रहा है। अगर आज से हम 70 साल पहले चले जाएं, तो एक गाना चला करता था जब हम पढ़ते थे 2-3 क्लास में, कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। नेता का तात्पर्य नेता भर नहीं, हाँ, हर यही चीज पे है लीड हमारा करना है। भविष्य। हमारे भविष्य ये बच्चे ही हैं, इस पे तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब चूंकि बातचीत लंबी हो गई, आखिरी कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। निर्देश मिला तो? मैं व्यक्तिगत कहीं से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मैं 403 विधानसभा सीट में चुनाव लड़ना चाहता हूं। उसके बाद अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कह देंगे जाओ वहां से लड़ जाओ, तो अंडमान निकोबार से लड़ जाऊंगा। और बेटे? हैं? बेटों की भी तो राजनीति होगी। बेटे को कहेंगे तो वो भी बेटा के लिए है। वाई भी मेरी विधायक थी, तो अब घर भर थोड़ी लड़ जाएगा। ये तो कहा ही है, समाजवादी पार्टी पे यही तो आरोप लगता है कि जो होता है वो घर ही तो लड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा कतई नहीं। मैं नहीं लड़ना चाहता, आपको बता दिया। मैं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूं। सबके सामने सार्वजनिक कह रहा हूं, मैं एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा हूं।
उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे तो मैं अंडमान निकोबार से लड़ जाऊंगा। अच्छा। और एक चीज़ पिछले 3-4 दिनों में मैंने देखी है, उस पर भी मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। विधानसभा में एक प्रदर्शन चल रहा था, माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई जिस मजबूती के साथ चाचा शिवपाल ने की, उसने एक नया नैरेटिव खड़ा किया है कि अब शिवपाल यादव फ्रंट से लीड कर रहे हैं। शिवपाल यादव अब फ्रंट से लीड कर रहे हैं। फ्रंट से क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं। लीड करने का मतलब कि अब चाचा भतीजे की जोड़ी में जो थोड़ी बहुत गुंजाइश, थोड़ी बहुत कसर दिख जाती थी, वो सब अब खत्म हो गई है। और 2027 के लिए दोनों अब एक साथ बहुत मजबूती के साथ हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? यही मैं आपसे अभी आधा समझना जवाब चाहता दे रहा हूँ मैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये तो आपके लिए अच्छी बात होगी। असल बात पे जो हम देख रहे हैं वो आप देख ही नहीं रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं आप सुन ही नहीं रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं वो आप महसूस ही नहीं कर रहे हैं। आपका मतलब लोग जो बोल रहे हैं ऐसी बात उनको कह रहा हूं। ये तो बहुत पहले था। शिवपाल यादव जी को मैंने हमेशा बड़ा भाई माना। उससे उम्र भी बड़े हैं। राजनीति में मैं पहले आया वो अलग बात है, मैं मिनिस्टर पहले बना वो अलग बात है, लेकिन उम्र में वो बड़े हैं और उनका एक एक्सपीरियंस अलग है। वो लोगों को परखते हैं, जानते हैं किसको कैसे कन्विंस करना है, किससे कैसे काम लेना है, वो सारी उनके अंदर गुण हैं। तो उनकी योग्यता का लाभ मिला है और मिलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस से गठबंधन की क्या बातचीत है आप लोगों की? देखिए, ये फैसला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो लेंगे। बात चलती रहती है, अब होगा क्या जब तक हो ना जाए मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। ये मेरे लेवल का सवाल नहीं। अच्छा, ठीक है। तो चूंकि बातचीत बहुत लंबी हो गई हम लोगों की और चुनाव में अभी थोड़ा सा वक्त है, तो हम इस पूरी बातचीत के जरिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की राजनीतिक यात्रा को समझने की कोशिश कर रहे थे। इस पूरी बातचीत के जरिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बसपा में करियर, कांग्रेस में करियर और अब समाजवादी पार्टी में भविष्य समझने की कोशिश कर रहे थे और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कितने गुल खिलाती है। लेकिन अभी चूंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 6 महीने का वक्त बचा है, इन 6 महीनों के दौरान बहुत कुछ होना है। तो हम एक बार फिर से, जब कुछ बदलता है समीकरण, तो एक बार फिर से हम नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास आएंगे, फिर से उन पर राजनीति पे बात होगी। और आपके जो सवाल जो आपको लगता है कि कुछ छूट गए हैं, वो हमें कमेंट करके बताइएगा। एक चीज मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूँ। पुलवामा हुआ आपके सामने है, आज तक पता नहीं चला। पहलगाम हुआ आपके सामने है। पहलगाम से लोग कह रहे हैं कि पहलगाम, यानी भाजपा ने कहा कि पहलगाम में पाकिस्तान से आतंकी आए थे। कभी आपने पहलगाम से, मैं तो बॉर्डर में था, पहलगाम से पाकिस्तान के बॉर्डर तक का रास्ता देखा है? कितनी देर का, कितनी दूर का है? बहुत लब दूर है। अगर वाया श्रीनगर जाएंगे तो 6 घंटे जाना, 6 घंटे आना, और वाया जम्मू जाएंगे तो 8 घंटे जाना, 8 घंटे आना। 6 घंटे आए, 6 घंटे चले गए, 1 घंटा वारदात किया। ये 13 घंटे में वहां एक डंडा वाला भी नहीं खड़ा था उसमें पहलगाम में। और आपने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कर लिया। आपने किया कि सेना ने किया? आप क्या करोगे भाई? ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद ट्रंप ने कह दिया कि सीज फायर, वो सॉरी सीज फायर हो गया। हुई ट्रंप? सीज फायर हमारे देश का ट्रंप करेंगे? इस पे तो हम तो बड़ी तारीफ करते हैं सेना की कि आपने ऑपरेशन सिंदूर करके एक दिखाया आपने दुनिया को, लेकिन सीज फायर करने वाला ट्रंप कौन है? मुझे डर इस बात का है, ये फर्जी सब था। मुझे डर इस बात का है कि चुनाव आने से पहले इस तरीके की घटनाएं या जाति या धर्म के नाम पे और घटनाएं न की जाएं, क्योंकि सत्ता पक्ष बैकफुट पे आ गया है। तो अब ये, लेकिन अब आप ऐसी ही बातें करते हैं तो फिर हमें शाह जी आते हैं, कहते हैं निज़ाम का शासन खत्म करना है, उस निज़ाम में इन आपको बता देते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जो भी अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा था कि निज़ाम में एन पहले आता, उन्होंने पहले मेरा नाम लिया। वैसे तो धन्यवाद नहीं दे पाया, लेकिन इस पे धन्यवाद देता हूं। आभारी हूं कि कम से कम उन्होंने नाम लिया। उनकी नीयत क्या है वो अलग बात है। वो मेरा नाम ले रहे हैं,
देश का गृह मंत्री मेरा नाम ले रहे हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ उनको। चलिए, एक आखिरी संदेश, कोई एक शेर, कोई एक श्लोक, कोई एक मंत्र जो आप अपने वोटर को, युवाओं को देना चाहें। आज जो हालत है देश में, आप खुद ही देख रहे हैं, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे किसानों का मामला हो, जाड़ा गर्मी बरसात किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे, 731 किसान मर गए, फिर मोदी जी ने वो काला कानून वापस ले लिया, लेकिन जो मर गए उसका कौन जिम्मेदार, उसकी मौत का? चंदा चोरी आपके सामने है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अरे भाई राम को लाए हैं, 2014 से पहले राम थे नहीं क्या? अरे राम तो त्रेता में आए थे भाई। अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए आप ये बात कर रहे हो। इस पे मुझे सिर्फ ये कहना है सत्ता पक्ष से कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। मुझे रहजनों से गिला नहीं, रहजन माने लुटेरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। अब सवाल का जवाब मैंने ही लिखा है, मैं जवाब दे दूं। मैं बताऊं कि काफिला क्यों लुटा, मैं बताऊं कि काफिला क्यों लुटा, तेरा रहजनों से है वास्ता। मैं बताऊं कि काफिला क्यों लुटा, तेरा रहजनों से है वास्ता। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी पे मलाल है। ये आपने शेर को नए सिरे से लिख दिया है। कभी कभी 2-4 लाइनें लिख देता हूं। तो ये बातचीत बहुत लंबी हुई। हम यही कोशिश कर रहे थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की पूरी राजनीतिक यात्रा को समझने की, उनके राजनीतिक वृत्तांत को समझने की, बसपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की यात्रा को समझने की, और एक चीज बाकी रह गई है 2027 के विधानसभा चुनाव को समझने की। लेकिन अभी उसमें वक्त है, तो जब वो वक्त आएगा उस दौरान उस पर भी बातचीत की जाएगी। बाकी आपके जो सवाल हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी से, आपके जो सवाल हैं समाजवादी पार्टी से, वो सवाल आप कमेंट करके हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार उसका भी जवाब हासिल कर सकें। शुक्रिया, आप देख रहे थे 6 टीवी भारत।